हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे एमपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर जो है। और इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट किया था और रेलवे एनटीपीसी जिसके अभी एग्जाम चल रहे हैं फर्स्ट फेज के, है ना। तो उसे आपने देखिए और उसे पढ़िए जिसके एग्जाम है ना। तो अभी दिल्ली पुलिस के आंसर की भी आ गई है, तो उसमें अपना अपना आंसर कि देख लीजिए किसके कितने सही मार्क्स हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल की तैयारी कीजिए। तो आज से अब हम लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो एमपी पुलिस है उसके प्रीवियस ईयर पेपर को स्टार्ट कर देते हैं, है ना, सॉल्व करवाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक बुक है, इसमें प्रीवियस ये पुड़ेकर पब्लिकेशन की है, मध्य प्रदेश पुलिस की, जिसमें पूरे 17-18 सेट दिए हुए हैं। जितने भी पेपर हुए हैं 2017 में सभी सेट दिए हुए हैं। तो उसी के हम लोग मैथ के प्रैक्टिस करेंगे, इसी के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं। तो आज हम लोग इसका सेट नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे 19 अगस्त 2017 को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो आप वीडियो को वहाँ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, 750 रुपए को ए, बी और सी में बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13 है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। अनुपात चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे हम लोग अनुपात चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं। कुल रुपए यहाँ पे कितना दिया है, 750 रुपए है। अब इसी को बांटना है, किसको किसको बांटना है। यहाँ पे रेशियो दिया है ए रेशियो बी, कितना दिया हुआ है 5:2, और दूसरा क्या दिया है बी रेशियो सी, कितना दिया है बी रेशियो सी। यहाँ पे हम लोग देखें तो 7:13। अब इसको हम लोग यहाँ पे ए का हमको वैल्यू निकालना है कि ए को कितना मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे हम लोगों ने सीखा था, जैसे यहाँ पे दिया है ए रेशियो बी और यहीं पे इसको डायरेक्ट, दो प्रकार से मेथड है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पे आप उल्टा अंग्रेजी का याद याद रखिए, कैसे निकालते हैं हम लोग रेशियो, ऐसे इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, है ना। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा ए बी और सी, ये रेशियो आ जाएगा। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, फिर रेशियो 7 दूनी, इसका इससे हो गया गुणा। अब इधर जाएंगे 7 दूनी 14, फिर इसका इससे गुणा, कितना हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26 हो जाएगा। हम देख रहे हैं क्या कट रहा, किसी नंबर से नहीं कट रहा, मतलब इनका रेशियो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब तीनों का योग कितना दिया है 750 दिया है। तो सॉल्व कर लेते हैं इनको हम लोग। 6 4 10 5 15, 15 की कितनी आ जाएगी 5, हाँ जी लाई 1 3 4 3 7, यानी कितना आ गया है ये 75। और रेशियो, रेशियो के पहले क्या लगा लेते हैं वेरिएबल, तो ये क्या बन गई संख्या हमारी बन गई, है ना। यानी कि ए का हिस्सा यहाँ कितना है 35x है, बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 14x है, और सी का हिस्सा कितना है 26x है, ठीक है ना। अब तीनों का टोटल कितना दिया है, हम इनका टोटल कर रहे हैं। रेशियो में टोटल कितना है 75x है, और रुपए में कितना दिया है 750। तो है तो दोनों, ये दोनों इन्हीं का टोटल, ये रेशियो में दिया है और ये संख्या में दिया है रुपए में, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 750। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालना है। तो हम देख रहे हैं ये 75 है, इधर 75 एकम 75 कट गया, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है 10 आ गई है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, a का हिस्सा निकालना है कि बताओ a को कितना हिस्सा। यहाँ से हम किसी का भी हिस्सा आसानी से निकाल सकते हैं। तो a को हम देख रहे हैं कितना मिला था 35x, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। x 35 और x के बीच में कोई निशान है, मतलब गुणे का निशान है। तो 35 गुणे x की वैल्यू कितनी आ गई है 10, यानी x की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी आ गई है 350 रुपए। बी का बोलते हैं तो इसी तरह बी में यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, सी में बोले सी की जगह में x की वैल्यू रख देंगे। इस प्रकार हमारा सभी का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दूसरा क्या दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है एक कार की, कितनी दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या दिया है डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर। अब हमको यहाँ पे पूछा है टाइम, है ना, कितना समय लगेगा, और टाइम किसमें पूछा है मिनट में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे,
अब यहाँ पे दूरी, सबसे पहले यहाँ पे आप एक फॉर्मूला ये रखिएगा, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, टीएसजी का है, टीएसजी है ना, ये चैप्टर भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, एग्जाम इसी में क्वेश्चन आएंगे, उसी में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बस आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, इसी से पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जब चैप्टर पढ़ेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट के सवाल आएंगे इसी सवाल से सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूरी दिया है, कितनी दूरी दी हुई है, 200 मीटर दी हुई है। स्पीड, अब स्पीड यहाँ पे कितनी दी हुई है, 60। अब ये 60 है, तो देखिए जब हमारी ये दूरी किस में दी है, किलोमीटर में, है ना। किलोमीटर को जब हम लोग किलोमीटर से मीटर में चले जाते हैं, है ना, किसी में तो कितने का गुणा करते हैं, वहां पे 5/18 का, ये याद रखिएगा। और जब हम लोग मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं तो उसमें 18/5 का गुणा करते हैं। तो एक चीज ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे हमारी दूरी किस में दी हुई है, किलोमीटर में, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। किसका गुणा करेंगे, 5/18 का, गुणे समय, समय किस में आएगा, सेकेंड में, है ना। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, लेकिन बोलेंगे यहाँ पे हमको किसमें समय लगाना है, मिनट में, तो उसको हम लोग आंसर आने के बाद सॉल्व कर लेंगे। अब एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 5 से काटते हैं, 5 जो को 20, 6 से 6 त्रिक 18, ये 3 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो बराबर किधर आएगा, क्या करेगा, सॉरी 3 इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, बराबर किधर आएगा, क्या करेगा, गुणा करेगा, 3 चौको 12, टी की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है, 12, ये 12 किसमें है, सेकंड में। और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से भाग लगा देते हैं, या फिर अगर मिनट हो तो उसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग लगा देते। 60 से क्यों करते हैं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए, है ना। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी कितने मिनट हो जाएगा, 1/5 मिनट। और यही हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। एक एक स्टेप आप ध्यान से समझिएगा और ये चीज यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और ये वाला 2 चीज, तो आपके टीएसजी के जो भी सवाल है सब इसी से बन जाएंगे, ठीक है। और ट्रेन के भी लगभग ऐसी कॉन्सेप्ट में सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया है, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। अब ये ऐसा दिया है, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 अंक की संख्या। तो अब इसके लिए इस तरह सवाल जब दिए रहेंगे तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 की डिविजिबिलिटी यानी 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जिसके लास्ट में क्या आता है, 0, 2, 4, 6, 8, ये नंबर आएंगे। किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका लास्ट डिजिट, जिसे हम लोग यूनिट डिजिट भी कहते हैं, तो अगर ये संख्याएं हैं उस नंबर के लास्ट में, है ना, यूनिट डिजिट प्लेस में, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई अंक। जैसे हम लोग ले लेते हैं, अब जैसे ये इतना बड़ा नंबर है, अब इसको पता करना है 2 से विभाजित है कि नहीं, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट या इकाई अंक, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम चल गई। अब इसी प्रकार 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, जैसे कोई बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया, उसका सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3, है ना, यानी कि सभी जितनी भी संख्या जैसे ये दिया है, ये अब इसमें हम लोग ये दिया हुआ है, हमको एक डिजिट दी हुई है, अब इसको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट यानी जितने डिजिट है उनका सम कर देंगे, डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर डिविजिबल बाय 3, है ना, तो वो नंबर पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब इनका डिवाइड करके दे 9, 10 और 10 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 17 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। 21 देख रहे हैं 3 से डिविजिबल है ना 7 टाइम, ये मतलब कि ये जो नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ था 1974, ये भी 3 से डिवाइड है। ये तो हो गई हमारी 3 की डिविजिबिलिटी रूल। इसी प्रकार 4 की अगर डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखें तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, जैसे
ये नंबर दिया हुआ है। अब इसमें हमको पता करना है, तो बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड है ना। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे जो किसी भी अंक का लास्ट के 2 अंक हम लोग देखेंगे, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से विभाजित है ना। देखते हैं यहाँ से 2 अंक हम लोग, पूरा अंक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 4 से 4 छंग 24, यानी ये 24 लास्ट के 2 अंक हमारे डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो मतलब कि ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 4 से। इसी प्रकार 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 5 की डिविजिबिलिटी, किसी भी नंबर के इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 0 या फिर क्या आना चाहिए, 5, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे अपने से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गुणा करने के लिए दिया, बहुत आसान है, 743 गुणे क्या दिया हुआ है, 999। अब ये इसको आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। इसमें भी 2 तरीके हैं, एक तो आप फॉर्मूला लगा के या फिर डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 का इसमें एक बार गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा बार बार भी उतार देंगे, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिता और पुत्र की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 दिया है। कोई पिता और पुत्र है, नहीं बेटा, पिता और बेटा, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 9:4 दिया है। फिर आगे दिया है 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। अब यहाँ पे डाटा किसका दिया है, 5 वर्ष बाद आयु का योग दिया हुआ है, कितना हो जाएगा उनकी, 75 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की हमको वर्तमान आयु बताना है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग पढ़े हैं, कौन सा, आयु एज प्रॉब्लम वाले चैप्टर का है, इसके हम लोग पूरा चैप्टर अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ चुके हैं, उसी का सवाल है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये कब की आयु दी हुई, वर्तमान आयु दी हुई है, तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है ना। अब इनके साथ हम लोग क्या लगा लेते हैं, एक वेरिएबल, ये 9x हो गई वर्तमान आयु, और ये कितनी हो गई बेटा की, 4x। ये कब का डाटा है, वर्तमान का, ठीक है। अब बोल रहा 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है किसी में वो संख्या ऐड करना। अगर पहले बोलेगा तो हम लोग उतना घटाते हैं, बाद बोलेगा तो उसमें जोड़ते हैं। यहाँ बाद बोल रहा यानी 5 साल, जैसे आपने आयु देखी आज, जैसे थोड़ी देख ले कि 20 साल के हैं आप, है ना, तो उसमें 5 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, क्या कैसे बताएंगे, जोड़ के बताएंगे ना। अगर बोलता 5 साल पहले, तो 5 साल पहले आप 15 साल के रहे होंगे, ऐसे। तो यहाँ भी बोल रहा कि 9x तो था वर्तमान और 4x बेटा था, है, अनुपात दिया था वर्तमान का। अब बोल रहा कि 5 साल बाद, यानी कि दोनों में 5, कई बच्चे क्या करते हैं कि एक ही में बढ़ा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दोनों को, नहीं तो एक को 5 साल पहले ले जाएंगे, बाद ले जाएंगे, एक तो वही रहेगा, पीछे रहेगा 5 साल, है ना। यहाँ दोनों में हमको 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 साल बाद का हो गया। 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जा रहा है, 75 हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इनको जोड़ते हैं हम लोग, अब तो सॉल्व हो गया सवाल, है ना। अब देख रहे हैं कि 9x और 4x सेम क्लास के हैं, तो इनको 9 4 कितना हो जाएगा, 13x प्लस 5 5 यहाँ पे 10 बराबर 75, और ये 10 यहाँ प्लस कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, है ना। इधर कितना बचेगा, 13x, और 75 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 65 बच जाएगा। अब ये 13 से इसको काटेंगे, 13 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, पिता की वर्तमान आयु, पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, 9x, तो निकाल दीजिए 9x, x की हमें x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5, यानी 9 पंजे 45। पिता की वैल्यू मतलब पिता की कितने आ गई है, 45 वर्ष के वर्तमान में रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल का क्या था, आंसर। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा। तो यहाँ कितने रुपए बोल रहा है, क्या हमको कई सवाल में रुपए दिया है, नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं x रुपए, माना x रुपए, ठीक है, ये मान लिए। इसका कितने रुपए का क्या बोल रहा है, 20% है, कितना है, यहाँ पे सवाल बोल रहा है 400 रुपए है। तो अब आपको जब मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाई थी तब उसमें बताया था का मतलब क्या होता है, x रुपए, और का के जगह में क्या लग जाएगा, गुणा,
20। अब प्रतिशत जैसे हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाता है 100। है का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। कितना है, 400 रुपए है। तो अब तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, ठीक है ना। यहाँ कितना बचा 20। अब जब इधर बराबर की इधर कोई भी संख्या बटे में होती है यानी भाग करती रहती है, तो बराबर को उधर जाके क्या करेगी, वो गुणा करती है। तो इधर क्या बचा हमारा x, और ये 100 इधर क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 20 गुणे 100 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2000। तो वो संख्या कितनी थी, 2000 रुपए। यही हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ, 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। अब कोई 12 मैन है, आदमी को हम लोग एम से प्रेजेंट कर रहे हैं। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, 9 डे है ना, 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन काम करने के बाद, अब ये 12 आदमी जो है ना, 12 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, सिर्फ 6 दिन काम किए हैं। 6 दिन काम करते हैं। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, है ना। यानी कि ये 12 आदमी तो पहले थे, अब 6 दिन इन्होंने काम कर लिया, तो ये 12 आदमी तो पहले थे प्लस 6 आदमी यानी 6 मैन और आ जाते हैं। यहाँ बोला जा रहा है अब काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो अब हमको तो नहीं पता है काम कितने दिन में पूरा होगा, तो मान लेते हैं डी, है ना। और ये दिन यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं, मैन भी हटा लेते हैं, क्योंकि अब हमारा सॉल्व हो गया है इसलिए, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 12 नैया यहाँ बराबर लगेगा, है ना, 12 नैया 108 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप लगाए भी रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 12 छंग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, प्लस 12 6 कितना हो जाएगा, 18। और यहाँ पे डी, अब ये 72 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस, तो माइनस कर देते हैं। तो 8 में से 2 गए 6, 10 में से 7 जाएगा 3, इधर 36 बचा, और इधर क्या बचा, सिर्फ 18 डी। 18 से काटेंगे 36 को, 18 दूनी, यानी डी बराबर कितना आ गया, 2 दिन। यानी कि डी को क्या माने थे, दिन ना, कि जब 12 आदमी तो पहले ही काम कर रहे थे, 6 आदमी और आ जाते हैं, तो काम कितने दिन चलेगा, तो कितने दिन चलेगा, 2 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, यदि कुछ रुपए को ए, बी और सी में 5, 7, 6 के अनुपात में बांटा जाए, यानी यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी, इनका अनुपात कितना दिया है, 5:7:6, ये अनुपात दिया हुआ है। बांटा जाता है यदि बी को सी से 4500 रुपए अधिक, बी को सी से 4500 अधिक मिलता है ना, अधिक मिलता है, तो सी को कितने रुपए मिलेगा। तो सी की हमको वैल्यू बतानी है, तो उसको कितने रुपए मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ तो हमको कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे इनका रेशियो एबीसी का दिया है ना, तो इनके साथ एक वेरिएबल लगा लेंगे, तो इनका क्या बन जाएगा, मान हो जाएगा। यानी सी को कितना मिल रहा है 5, ए को कितना मिल रहा है 5x, बी को कितना मिल रहा है 7x, और यहाँ पे सी को कितना मिल रहा है 6x। लेकिन यहाँ पे सवाल में एक लाइन हमको दी है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, बी को सी से 4500 अधिक, यानी बी यहाँ पे कौन है, ये, और सी कहाँ है, ये। इसकी बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 7, यहाँ पे कितनी दी हुई है 6। यहाँ पे बी को सी से 4500 रुपए अधिक मिल रहा, लेकिन अगर हम रेशियो में देखें कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 1 ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि 1 ज्यादा, यानी कि x रुपए ज्यादा मिल रहा है ना। ऐसे देख लीजिए, 7x बी का है और सी का कितना है 6x। अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर, है ना। कितना अधिक या कम मिल रहा है, 4500 रुपए, है ना। तो 7 में से 6x गए तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4500। अब क्वेश्चन में हमको किसका मान पूछा है यहाँ पे, कि बताइए c को कितना मिलेगा। तो c को यहाँ पे कितना मिल रहा है 6x, तो c की वैल्यू कितनी है 6x। अब यहाँ पे 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई है 4500, रख देते हैं वैल्यू, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30 की 0, कैरी आई 3, 6 चौको 24, 25 26 27, यानी 27000 रुपए
किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। अगर टोटल पूछा होता तो सबको जोड़ के एक्स की वैल्यू रख देते तो टोटल वैल्यू आ जाती, टोटल कितना पैसा था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए बी से 2 साल बड़ा है, यानी ए है, बी है और सी है, यहाँ पे 3 लोग हैं। ए बी से 2 साल बड़ा है जबकि सी की आयु का दुगना है ना। तो यहाँ पे यहाँ तक सॉल्व करते तो यहाँ पे हम लोग सी को मान लेते हैं कितना है, एक्स है। ठीक, आगे क्या, ए बी से 2 साल बड़ा है जो सी की आयु का दुगना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये इसको हम लोग कितना मान लिए, एक्स, जो कि का मतलब होता है जो जस्ट पहले दिया होता है। यहाँ पे क्या दिया, ए बी से 2 साल बड़ा है, यानी कि ए जो है बी से 2 साल तो बड़ा है, लेकिन आगे कहना चाह रहा है जो कि यानी किसके लिए बोल रहा है, जस्ट पहले बी के लिए, है ना। सी की आयु का दुगना है, सी की आयु का दुगना है, यानी सी को हमने कितना मान लिया, सी को ही क्यों माना, क्योंकि इसका इससे कंपेयर किया, अब इसका इससे कर रहा है तो जिसका लास्ट में कंपेयर करेगा उसी को हम यहाँ मानेंगे, है ना। सी को हमने मान लिया कि कितना है, एक्स है, तो ये बी जो है सी से कितना है, दुगना, यानी कितना हो जाएगा, दुगना मतलब 2x हो जाएगा। फिर आगे बोला था कि ए जो है बी से 2 वर्ष अधिक बड़ा है, ये दिया है ना, ए बी से 2 साल बड़ा है, 2 साल बड़ा, यानी ये इतना तो होगा बी के बराबर, प्लस इससे 2 साल और बड़ा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा ए और बी और ये सी, तीनों की वैल्यू हो गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि ए बी और सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है, यानी तीनों की आयु हमको मिला के कितना दिया है, यानी तीनों को जोड़ दें, कितना दिया है, 27 वर्ष। फिर आगे बोला है तो ए की आयु ज्ञात करनी है, किसकी आयु ज्ञात करनी है, ए की, तो ज्ञात करते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x है, 2x है और 2 2 4 1 5, ये कितने x हो गए हैं, 5x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 27। ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 27 में से 2 जाएंगे, या फिर करके देख लीजिए 2, है ना, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 25 को, कितने बार जाएगा, 5 बार। x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन हमको x की वैल्यू थोड़ी ना पूछा है, हमको किसकी वैल्यू यहाँ पे पूछा है, a की आयु कितनी है। a की आयु कितनी थी, 2x प्लस 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखना है, सीधे आंसर आ जाएगा 2 गुणे 5 प्लस 2, यानी 2 पंचे 10 प्लस 2, यानी कितने वर्ष आ गया है, 12 वर्ष। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर है ए की आयु। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है ए और, देखिए आयु से यहाँ पे कितने सारे सवाल बन रहे हैं ना, यानी आयु वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ये टाइम एंड वर्क का है। ए और बी है और एक साथ ही किसी काम को जब करते हैं तो कितने दिन लगाते हैं, 30 दिन। फिर आगे क्या बोल रहा है कि 20 दिन काम करने के बाद बी छोड़ देता है। अब ये दोनों कितने दिन काम करते हैं, 20 दिन, है ना, टोटल काम 30 दिन में कर लेते हैं, लेकिन 30 में से इन्होंने कितने दिन काम किया, 20 दिन। और कौन कौन, ए और बी। फिर उसके बाद कहता है कि यहाँ पे बी जो है काम को छोड़ देता है, ए अकेले, ये दोनों अकेले करने, बी काम को छोड़ देता है, और ए प्लस बी कितने दिन करते हैं, 20 दिन, टोटल 30 दिन में करते हैं, लेकिन 30 दिन में से इसने सिर्फ कितने दिन काम करे, 20 दिन। तो हम देख रहे हैं 0 से 0 कट गया, यानी 2/3, 3 में से 2 कार्य किसने कर लिए हैं, ए प्लस बी, इस तरह समझिए, है ना। ये नीचे वाला होता है ये टोटल वैल्यू होती है, ये टोटल वैल्यू हमेशा होती है। तो टोटल काम अगर हमें हमारी कितना था, 3 में से 2 किसने कर लिया है, ए और बी, तो बचा कितना, 1/3, है ना, यानी 3/3 में से 2 काम किसने कर लिया है, ए बी ने, तो बचेगा कितना, 1/3। अब ये काम कौन करेगा, बी तो चला गया छोड़ के, तो बचेगा ए, और ए इस काम को कितने दिन में कर पाता है वो दिया हुआ है। शेष काम मतलब यही शेष काम जो बचा है ना, शेष काम को ए द्वारा अकेले करने में 20 दिन अतिरिक्त समय लगता है, यानी 20 दिन का समय लगता है ना, और समय लगता है 20 दिन का। यहाँ से ए का हम निकाले कि ए अकेले, ये इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा, क्या करे, यहाँ भाग कर रहा है इससे, है ना, ये बटे में है, ये गुणा, और ये वैल्यू क्या कहलाती है, ऐसे, ये ऐसा कुछ है ना। तो इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा, तो उधर जाके क्या कर लेगा, इससे गुणा कर लेगा, तो इधर सिर्फ बचेगा ए, यानी 1 में गुणा करेंगे तो ए ही आएगा, तो 20 तिहाई यहाँ पे 60, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है,
60 दिन, यानी ए अगर अकेले काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। तो अब हमको पूछा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब यहाँ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी, ध्यान दीजिए 30 दिन में करते हैं दोनों मिलके। ए जो है अकेले कितने दिन में करता है, 60 दिन में। बोले कहाँ से पता चल गया, अभी निकाले तो हम लोग, है ना। तो ये कितने दिन में करता है, अब इन दोनों को क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम इस तरह सवाल में। तो 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं और जो दोनों में आ जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम, है ना। अब इस तरह हम लोग वो बच्चों जैसे नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में जल्दी से जल्दी करना है। तो 30 और 60, तो 60 एकम 60, देखते हैं क्या 30 के पहाड़े में आता है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी हमारा 60 ही एलसीएम हो जाएगा। 60 में तो आता ही है, 30 में भी आता है वही एलसीएम। तो 30 से कितने बार, 2 बार, 60 से कितने बार, 1 बार। ये एलसीएम यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया है यही हमारा क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है, ठीक है। तो अब हमारा देख रहे हैं कि एक दिन में, और ये जो आया है इसकी वर्क इफिशियंसी कहलाती है, क्या कहलाती है, यानी इनकी क्षमता कार्य करने की, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक। और जब दोनों कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, 2, यानी जब एक काम ये कर दे रहा है, टोटल 2 काम कर ही रहे हैं एक दिन में, तो एक काम किसने किया होगा, बी किया होगा। अब टोटल पूछ रहा है कि बी टोटल काम करने के लिए कितना समय लेगा, तो टोटल काम कितना था हमारा, वर्क ही क्या कहलाता है, एलसीएम में क्या कहलाते हैं, वर्क। टोटल काम कितना है, 60। इसकी वर्क कार्य करने की क्षमता कितनी है, एक दिन में एक काम करता है बटे 1, यानी बी को कितना दिन लगेगा अकेले पूरा काम करने में, 60 दिन बी को भी लगेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे सवाल का आंसर। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समझाने में इतना टाइम लगा है, आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वहां आपको समझाना नहीं पड़ेगा। अगला सवाल यहाँ दिया है, एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूट पर खरीदता है। अब यहाँ पे हमको किसी अंकित मूल्य, ये बट्टा चैप्टर का क्वेश्चन है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 4800 रुपए दिया हुआ है, 4800 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्रमिक बट्टा दिया है, यानी डिस्काउंट दिया है जो क्रमिक है, यानी बार बार दिया जाता है, 2-3 बार, है ना। पहली बार कितना दिया है, 15%, फिर दूसरी बार कितना दिया है, 5%, तो हमको यहाँ पे बट्टा दिया है। और आगे बोलते हैं यदि वह 124 रुपए इसके परिवहन पर खर्च करता है, परिवहन पर भी खर्च दिया है, कितना खर्च करता है, 124 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है और जो प्रॉफिट यहाँ पे दिया है उसको 13% प्रॉफिट पर बेचता है। तो पूछा है कि मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एसपी हमको यहाँ पे बताना है, विक्रय मूल्य नहीं एसपी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज आपको समझना है, जैसे किसी भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किस पे होता है, सीपी पे। जैसे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अपॉन 100, सीपी पे प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन इधर एसपी हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार लॉस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एल हो जाएगा बटे सब बराबर सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार हमारा जो ये डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट यानी बट्टा, है ना, तो ये किस में होता है, हमारा अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य को हम लोग एमआरपी भी बोलते हैं ना, मार्क प्राइस। तो ये एमआरपी जो होता है इसी में हमको डिस्काउंट मिलता है। जैसे कितना डिस्काउंट यानी कमी, तो टोटल अपने आप में वैल्यू कितनी परसेंट में हम लोग पढ़े हैं कि अपने आप में वैल्यू कोई कितनी होती है, 100% होती है। और 15% का डिस्काउंट यानी उतना हमको कम मिल रहा, 15 कम मिलेगा 100 में से, तो कितना बचेगा, 85, है ना। तो ये ही कहना है यहाँ पे कि जो हमारा डिस्काउंट होगा किसमें मिलेगा, मार्क प्राइस में, और प्रॉफिट लॉस जो होता है वो सीपी पे होता है। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आते हैं सवाल पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना दिया है, 4800 रुपए क्या दिया है, अंकित मूल्य दिया है। इसमें दो क्या हो रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है। पहला डिस्काउंट कितने का है, 15 का। जब 15 का डिस्काउंट हमारा मिल गया तो हमको कितना बचा, 85 बचा। फिर उसके बाद कितने का डिस्काउंट यहाँ दे रहा है, 5 का। 5 का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 95 बटे कितना हो जाएगा, 100। इतना हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इससे जाके कोई दुकानदार है वो मार्क प्राइस, कोई कपड़ा था उसका, है ना, मान लेते हैं कोई वस्तु है उसमें एमआरपी वो टैग लगा के रखा था, कितना है 4800। हम लोग लेने जाते हैं, वो एक 15% का डिस्काउंट देता है, एक 5 का डिस्काउंट देता है। जब हम लोग लेने जाएंगे तो उसके बाद ये क्या करेगा, इस कपड़े को डिस्काउंट के बाद बेचेगा ना, यानी कि
एसपी हो जाएगा, तो बराबर ये जो निकलेगा हमारा तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 5 से किसे काटते हैं, हाँ 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4 दूनी, 4 से काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 25 बार। फिर 5 से काटते हैं तो 5 25, 5 एकम 5 3, तो 5 से 35, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, फिर बचेगा 4, तो 5 ना 45 हो जाएगा। अब ये जो बचे हुए नंबर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12। ये तो आ गया उसका सेलिंग प्राइस, जितने में वो खरीद के लाया। लेकिन क्या इतने में ही बेच दिया, हाँ मतलब कि इसमें इतने में उसको नहीं पड़ा। ये बता रहा है कि उसको परिवहन खर्च भी कितना लगता है, 124 रुपए, है ना। इतने में तो दुकानदार से वो खरीद के लाया है। अब ये कितना हो जाएगा, 124 रुपए उसको और लग रहा है ना खर्चा। जब वो वहां से कोई दुकानदार ही गया रहा होगा, जैसे हम थोड़ी देर के लिए कुछ बेच रहे, तो जब थोक की दुकान से जाएंगे लेने, फिर वहां से लेके आएंगे, फिर जो भी हमारा खर्चा होगा उसको भी ऐड करके तब हम लाके कुछ चीज बेचेंगे ना। तो इसी प्रकार से इतना क्या हुआ, इतने में तो वो खरीदा है ना डिस्काउंट के बाद, और इतने रुपए परिवहन का खर्चा दिया, तो कितना हो गया, 6 4 10 की 0, हंसी लाइए 1 तो 3, 8 3 11, 7 3 10 की 0, हंसी लाइए 1 8 2 10 की 0, हंसी लाइए 3 1 4 हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया, 4000। ठीक, अब ये 4000 रुपए हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे सीपी हो गया टोटल, यानी इतना हमको खर्चा लगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे, क्योंकि ये हमारे दुकानदार का एसपी होगा, लेकिन हम लोग का क्या कहलाएगा, सीपी, है ना, क्योंकि हम लोग खरीद के लाए हैं इसलिए। अब हम लोग बेचेंगे, ये कहना चाह रहा कि 13% प्रॉफिट पे बेचते हैं इसको, तो 4000 में 13% प्रॉफिट यानी 113 मिलेगा, बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 4 3 12 की 2, हंसी लाइए 4 एकम 4, 1 5 और 4 एकम 4, ये 0। तो हमारा एसपी यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 4520 रुपए, और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। इसको समझिए, आप लोगों को एक बार फिर से समझाते हैं। क्या दिया था, अंकित मूल्य दिया था, उसमें 2 बट्टा दिया था, 15 का 5 का दिया था। ठीक है, अब अंकित मूल्य पे हमने बोला कि डिस्काउंट दिया जाता है, हमने दे दिया, तो अब ये एसपी मैंने बोला कि हो जाता है ना। हाँ, एसपी किसका होगा, दुकानदार, जो हमको ये कस्टमर है, ये सेलर होगा, शॉपकीपर वो बेचेगा, लेकिन हम लोग कस्टमर है ना, हम कस्टमर हैं तो हम खरीद रहे हैं, तो उसका तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा जितने में बेचेगा, है ना। लेकिन हमारा ये क्या होगा, हम खरीद के ला रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमको भी बेचना है ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वो सीपी, और हम जिसको बेचेंगे वो उसका एसपी हो जाएगा। तो हमारा ये कितना 3876 में हम लोगों ने खरीदा, उससे डिस्काउंट के बाद लिया, फिर उसके बाद हम लोग वहां से लेके आए, ऐसे सिर में रख के तो लाएंगे नहीं, ऑटो रिक्शा से लाएंगे, तो परिवहन खर्च उसने कितना दिया, 124 रुपए, तो परिवहन खर्च भी इसी में ऐड कर देंगे, तो सीपी टोटल हमारा कितना आ गया, 4000। अब बोल रहा है इसमें हम जो ले आए हैं, अब हम उसमें कितने प्रतिशत प्रॉफिट लेंगे, 13% प्रॉफिट के बाद बेच देते हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस तो पूछा था, तो कितने में बेचे, 4520 रुपए में। ठीक है ना, तो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना मिनट लगेगा। यहाँ पे अब देखिए, एक कौन है, यहाँ पे एक धारा की चाल होगी और एक नाव की चाल होगी हमारी, है ना। तो नाव की चाल यहाँ पे पहले हमको कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल जो दिया है यहाँ पे कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है हमको। अब ये बोल रहे हैं कि धारा की विपरीत दिशा में जाने पे, ये नाव धारा चैप्टर का है, इसको भी थोड़ा समझिएगा। 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, क्या पूछा है हमको, समय, और टाइम किसमें पूछा है, मिनट में ही पूछा है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले थोड़ी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग कि नाव धारा होता क्या है, मतलब इसको, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे इसका सेम कॉन्सेप्ट है, अगर हमको दूरी नहीं पता है या भी पता है ना, तो जब क्या जाएंगे, समान दिशा में, समान दिशा और विपरीत दिशा, इसको समझिएगा यहाँ पे, है ना। समान दिशा में क्या होता है, समान दिशा में इनकी चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। अब विपरीत दिशा में इनकी चाल क्या हो जाती है,
घट जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है। बस यहाँ पे सिर्फ आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी फॉर्मूला तो वही हमारा लगेगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो लगाते हैं, यहाँ पे दूरी अब हमको कितना दिया है, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 किलोमीटर दूरी दी हुई है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा के लिए क्या कहेंगे, पहले वाले की दूरी माइनस दूसरे वाले की दूरी, मतलब चाल, यहाँ पे ये क्या दी हुई है, चाल है ना, तो चाल, ये इसका माइनस करेंगे हम लोग, चाल है ना, समान दिशा में चाल प्लस होगी, विपरीत दिशा में माइनस, हम विपरीत दिशा की बात कही गई है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, 10 - 5 हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा ना। तो अब ये किसमें दिया हुआ है, यहाँ भी हमारा ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो समय किसमें आएगा, इसमें हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये भी हमारा किलोमीटर में है और ये भी किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। उस बार क्या दिया था, यहाँ पे हमारा समय जो दूरी जो थी मीटर में दी थी, इसलिए हम लोग इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए थे, लेकिन इस बार नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमारा ये भी किलोमीटर में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, जब समान उनके पैमाना होते हैं तो उन्हें हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब सॉल्व करते हैं, यहाँ 5 किलोमीटर, 10 में से 5 जाएंगे तो यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, इंटू टी, 5 से 5 तो कट गया, तो कितना बचा, इधर सिर्फ 1 बचा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, तो t बराबर कितना आ गया है, 1 घंटा। लेकिन हमको ये जो समय पूछा है मिनट में पूछा है, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, है ना, इस क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इसी सवाल को हमको क्या पूछा होता, समान दिशा में, तो उसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाता, 5 किलोमीटर दूरी दी होती, दोनों चाल क्या हो जाती, जुड़ जाती, 10 5 यहाँ 15 इंटू टी हो जाता है ना, तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5 तिहाई 15 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, हमारा समय लगता है 1/3 घंटा, टी हम जानते हैं 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो गुणे क्या कर देते हैं 60, क्योंकि हमको आंसर किस में लाना है, घंटा में नहीं मिनट में लाना है। 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी, टाइम कितना लग जाते हैं यहाँ पे हमको 20 मिनट। ये किसके लिए होगा, समान दिशा के लिए, और ये किसके लिए हम लोग किए हैं, विपरीत दिशा के लिए। तो आपको मान लीजिए अभी सवाल पूछा था विपरीत दिशा के लिए, आपके इसमें पूछे तो समान दिशा के लिए पूछ ले, तो आपको दोनों बनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है ना, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ए एंड बी दिया हुआ है, दोनों की आयु का अंतर कितना दिया है, 2 वर्ष दिया हुआ है। यदि उनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 144 के वर्गमूल के बराबर हो तो दोनों में से बड़े वाले की आयु ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एक की x है, तो एक की क्या हो जाएगी, x - 2 हो जाएगी। अब इन दोनों की आयु का योग, यही बोला है ना, 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर 2 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है, उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट कहलाता है ना, तो इसे भी याद रखिएगा, तो ये बराबर है, तो उन दोनों में से बड़े की आयु कितनी है ये हमको बताना है यहाँ पे सवाल में। सॉल्व करते हैं, एक की हमने मान लिया x, एक की मान लिया x - 2 है ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस यहाँ पे x में से 2 जाएगा, तो ये x - 2 बराबर 144 किसका वर्ग होता है, 12। हाँ, और यहाँ पे आप लोग सभी का स्क्वायर और वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग वही होता है, और क्यूब है ना, 1 से लेके 30 तक याद कर लीजिएगा, और क्यूब भी 1 से लेके 30 तक याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है थोड़ी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x 2x, और ये -2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7, तो यानी x बराबर यहाँ पे हमारा कितना आ गया 7, और हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, इसमें रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, है ना। हमको क्या पूछा है, बड़े वाले की आयु, तो बड़ी आयु कितनी आ गई है 7 वर्ष, और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसको रोक देंगे यहीं पे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, है ना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, यानी ए है 1 और उसका पुत्र है,
अभी पुत्र की आयु का 6 गुना है, यहाँ पे हम किसको मानेंगे, किससे कंपेयर कर रहा है, पुत्र से। पुत्र को मान लिया, पुत्र कितने वर्ष का है, x वर्ष का है, तो पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, 6 गुना यानी 6x हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि a के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। अब a का भी यहाँ पे क्या है, पिता है ना, तो a के पिता जो है, a का पिता इससे इसकी आयु जो है 40 वर्ष अधिक है, यानी 6x तो ये होंगे इनके पिताजी, प्लस इनसे 40 अधिक होंगे, किससे, अपने बेटे से, है ना, ये इनके पिता है और ये इनके पिता है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। पहले क्या क्वेश्चन बोला है कि a की आयु अपने पुत्र से 6 गुना अधिक है, तो हम इनके पुत्र को क्या मान लिए, x, तो इनके ये a कितने हो गए, 6x हो गए। अब आगे बोल रहा है कि a के भी पिता है ना, a के पिता जो है a से 40 वर्ष ज्यादा बड़े हैं, यानी 6x तो होंगे ही, और ज्यादा बड़े यानी प्लस होगा, है ना, यानी प्लस 40 इनमें और कर देंगे, जितना भी होगा, अगर 20 वर्ष ज्यादा बड़े होते तो प्लस 20 कर देते, ठीक है। अब आगे क्या सवाल में बोला है, उन सबकी कुल आयु 18 वर्ष 118 वर्ष है, सबकी यहाँ जोड़ देते हैं तो इन सबकी कुल आयु हो जाएगा, कितना दिया है, 118 है ना वर्ष है। ए की आयु कितनी है, तो हमको सवाल में फिर क्या पूछा है, ए की आयु आप बता दीजिए कितनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 6 12 और 1 कितना हो गया, 13x हो गए, x वाले x से जुड़ गए, प्लस कितना 40 बराबर इधर कितना दिया 118, अब 40 इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या करेगा माइनस, 13x 40 माइनस कर दीजिए, तो 8 11 में 4 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 78 बचा, है ना, तो 13 से काटते हैं, कितने बार जाएगा, 13 छंग यानी 6 बार, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब हमको किसकी वैल्यू पूछा था, a की, और a यहाँ है, a की आयु कितनी माने थे हम लोग, 6x थी, यहाँ पे a की जगह वो x की वैल्यू रख देंगे, 6 गुणे 6 6 छंग 36 वर्ष, यानी a वर्तमान में कितने रहे होंगे, 36 वर्ष रहे होंगे। यहाँ पे जिसके भी पूछे कि पिता की पूछा होता तो यहाँ 36 प्लस 40 कर देते, पिता की आयु हो जाता, पुत्र की, तो पुत्र 6 वर्ष का आ ही गया है ना, किसी भी पूछेगा आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आखिरी। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, यहाँ पे क्या दिया है, 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है, यानी 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत कितना दिया है 75, या औसत चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंक को 36 लिख दिया जाता है, यानी एक बच्चा जो है पाया तो 86 है लेकिन लिख कितना दिया गया है, 36 लिख दिया गया है, तो अंकों का सही औसत पूछा है कि कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, यानी 50 तो टोटल कितना अंक हो जाएगा 50 विद्यार्थी का औसत, 75 यानी एक विद्यार्थी को 75 है, तो हम कुल औसत यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो इसका इससे गुणा करके निकालते हैं। अगर आपने औसत वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका एक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, तो वहां से देख सकते हैं। तो 25 की 5 हाँ 2 5 7 35 36 37, यानी 37 50 ये क्या हो गया है 50 विद्यार्थियों की औसत आई। अब इसमें से एक बच्चा जो रहा होगा उसने पाया कितना था 36, लेकिन हमने कितना धोखे से लिख दिया गया 36 लिख दिया गया है, तो कम लिख दिया गया है ना, और कम अगर लिख दिया गया है तो उसका सही लिखने के जितना कम लिखा गया है उसमें औसत में जोड़ेंगे तब तो उसका सही आएगा ना। तो देखते हैं कितना कम लिखा गया है, उसको जोड़ देते हैं, 0 8 में 3 के 5, 50 क्या किया गया था कम लिखा गया था, तो अगर हम इसे 50 जोड़ दें तो हमारा जो औसत होगा वो सही आ जाएगा, है ना। यहाँ 50 विद्यार्थी बराबर कितना हो जाएगा 0 5 5 10 की 0 1 7 1 8 38, अभी 0 से 0 कट गया, 5 से काटते हैं, 5 से 35 36 37 38 5 6 30, यानी एक विद्यार्थी बराबर, यानी एक विद्यार्थी बराबर कहने का 50 विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों का औसत सही औसत क्या रहा है यहाँ पे 76 सभी का था, है ना, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया है वो भी औसत का ही है, उसको भी देख लेते हैं। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। अब 15 लोग हैं उनकी औसत आयु कितनी है 45 है। फिर आगे बोल रहा है 2 व्यक्ति के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। 2 व्यक्ति क्या हो जाते हैं निकलने पर औसत जो है +5 बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है।
तो निकलने वाले दोनों व्यक्तियों के औसत दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालते हैं। अब यहाँ 45 दिया है औसत, यानी एक एक व्यक्ति का औसत कितना रहा 45, तो 15 व्यक्ति निकाले थे टोटल। 15 बना 75 की 5, हाँ जी लाई 7, 15 चौको 60 67, टोटल इनका औसत कितना हो गया 675। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है 2 व्यक्ति निकल जाते हैं, 2 व्यक्ति निकल जाएंगे तो 15 पहले व्यक्ति थे, कितना बचेंगे 13 बचेंगे, है ना। औसत कितना बढ़ जा रहा है 5 बढ़ जा रहा है। पहले औसत कितना था 45, 5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। तो 13 पंचे 65। तो अब यही पूछा है 15 में से 13 चले गए 2, ये जो 2 व्यक्ति निकले हैं इनका औसत कितना होगा प्रत्येक का। तो इधर देख लेते हैं, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 में 5 गए 2, 6 से 6 तो कट गया, 2 से काटेंगे तो 12.5 आ जाएगा, है ना। और यही इनका औसत आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं तक। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो भी क्वेश्चन बचे गए हैं अगले सेट में, है ना, अगले वीडियो में। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अपना जो भी फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। फिर मिलते हैं।